તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ કાવ્ય બીજું એટલે કે આપણે વિડિયો નંબર 5 બાદલ કો ગીતે દેખા હે આ આપણો બાકી છે તો એનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ બાદલ કો ગીતે દેખા હે રચનાકાર કોણ છે એને પણ સમજવાનું છે અને આમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય એટલે લેખક પરિચય આપણે એટલા માટે વિસ્તારથી અને એકદમ ધીરે ધીરે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો વિડીયો છે વિડીયો નંબર લગભગ હું કહું છું ત્યાં સુધી 5મો બરાબર કયો છે યાદ નથી પણ આપણે કહું છું 5મો અથવા તો 6ઠ્ઠો એવું માનીને ચાલો તો એ જે કાવ્ય છે આપણે માત્ર ને માત્ર કાવ્ય કરીએ છીએ આ ધોરણ 12નું પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે વિષય વસ્તુ છે એને ચર્ચા અને સાથે દરેક જેટલી પણ વસ્તુ અંદર આવે છે એનો પ્રયત્ન સાથે કરેલો છે તો ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો અને જો તમે વિડીયો પર નવા હોય ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે અને વિડીયો ગમે આપણો કન્ટેન્ટ ગમે તો એને લાઈક કરવાનું તો ભૂલવાનું નથી ખાસ કરીને જો તમને વિડીયો ગમે છે તો એને હાઈપ કરવાનું ભૂલશો નહીં ચલો આપણી જે ઇકાઈ છે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બાદલો કો ગીરતે દેખા જેના રચનાકાર પદ્ય છે पद्य सीरीज है समझो पद्य सीरीज है रचनाकार है नागार्जुन इनका जन्म सन 1917 ईस्वी सन हुआ निधन सन 1998 એટલે કે 98 में થયું इनके हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल एक मिनट हाँ આપણો થઈ ગયો છે એક મિનિટ सॉरी जो बार की संभावना बाकी એટલે કે વિડિયો નંબર 5 છે આપણે એના પહેલા જે કરાઈ ગયા છે એને નથી કરતા બરાબર જે છે આપણે એને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એ છે આપની કવિતા છે 5મો નંબર બરાબર बार की संभावनाएं પદ્ય છે અને એ પદ્યનો પ્રકાર છે ગઝલ बार की संभावनाएं એનું શીર્ષક ખાસ કરીને શીર્ષક પરથી અનુમાન લગાવવાનો ઘણા પ્રયત્ન કરતા હોય પણ આવી સંભાવનામાં ભૂલો થાય છે બાળકી સંભાવના આપણને એવું લાગે કે આ કોઈ ગદ્ય છે પણ ગદ્ય નથી આ પદ્ય છે અને પદ્યનો એ પ્રકાર છે આ કવિતા પણ નથી એ છે ગઝલ છે બાળકી સંભાવના શું છે એક ગઝલ છે પદ્યનો વિભાગ છે પણ એની જે પેટા વિભાગ એટલે કે જે રૂપ છે સ્વરૂપ છે એનું ગઝલનું છે અને લખનાર છે દુષ્યંત કુમાર जन्म सन 1933 ईस्वी सन और निधन सन 1975 दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की थी और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी देखो उनका व्यवसाय सरकारी और नौकरी तथा कृषि दोनों व्यवसाय साथ में करते चले थे ये रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष कौन सा था रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों के प्राण स्वरूप तत्व हैं ये गीतकार हैं जो गज़लकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं देखिए अब ये गीतकार भी है गज़लकार भी है और एक प्रकार से प्रबंधकार है उनकी कविता में नए नए प्रयोग मिल जाते हैं किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और ये होते गज़लकार गीतकार प्रबंधकार फिर भी ये ज़्यादातर हिंदी में गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं उन्होंने गज़ल के परंपरागत ढांचे से अलग करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया अभी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण किस लिए है कि गज़ल आमतौर पर प्रेम और रसपूर्ण श्रृंगार भावनाओं से भरपूर होते हैं पर इन्होंने गज़ल का जो स्वरूप है उसे बदल कर रख दिया गज़ल को सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक यानी उसके प्रचारक के रूप में प्रयोग किया है यानी पहले कहा कि ये नए नए प्रयोग करते हैं यानी ये नई विचारधारा के कवि हैं देखो ये नई विचारधारा के कवि माने जाते हैं गज़लकार माने कवि तो नहीं है गज़लकार गीतकार माने गए और गज़ल का उपयोग उन्होंने एक गज़ल के स्वरूप का उपयोग परंपरागत ढांचे से अलग करके चलते हैं कैसे परंपरागत जो ढांचा है गज़ल का
उससे उन्हें अलग करके चलने की बात कही। और वो कौन सी थी? तो वो सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का संवाहक रूप स्वरूप ढालते हुए चले हैं। तो उसे ही हम समझने वाले हैं काइन इस गज़ल में। तो इन ढांचे को हमें समझना है, इसलिए याद रखना है कि उन्हें गज़ल के स्वरूप यानी ढांचे को बदला और उसे सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाने का प्रयत्न किया है। अब इनके जो कृतियाँ हैं यानी रचनाएं, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। साए में धूप, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है साए में धूप, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, चलिए। साए में धूप उनकी प्रसिद्ध गजल संग्रह। एक कंठ विषयानी, एक कंठ विषयानी, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। कौन सी प्रसिद्ध? साए में धूप, ये उनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह हैं, इसलिए याद रखना हमारे लिए मोस्ट IMP बन जाता है। प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप। दूसरा है इनकी एक कंठ विषयानी, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, ये इनके महत्वपूर्ण रचना है। छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, प्रसिद्ध उपन्यास, यानी गज़ल ज़्यादा लिखी हैं, 2 उपन्यास है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, ये उपन्यास, यानी 2 प्रकार की कृतियाँ इनकी मिल जाती हैं, एक गज़ल और दूसरा है उपन्यास। अब गज़ल हमें क्या, इस गज़ल में हमें क्या समझना है तो उसे समझ लेते हैं। इस गज़ल में प्रस्तुत गज़ल सब मुसल्स, यानी एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। गज़ल है ना, 2 पंक्तियों में एक गज़ल बन जाती है, 2 पंक्तियों में एक गज़ल। और गज़ल का जो स्वरूप होता है उसमें एक पहले उससे विरुद्ध दूसरी पंक्ति में उससे विरुद्ध बात कही जाती है, पर इन्होंने गज़ल का जो स्वरूप है उसे ही बदल कर रख दिया। इस गज़ल में मुसल्स, गज़ल यानी 2 पंक्तियों की जो मुसल्स है उसमें एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है, कहीं एक ही भावबोध होता है, पर इन्होंने जो गज़ल लिखी है उसमें हर एक पंक्ति में अलग अलग भावबोध दिए गए हैं। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है, प्रत्येक शेर की भावभूमि क्या है? भिन्न भिन्न अलग अलग है। मैं मानव की स्थिति और विसंगतता से परिपूर्ण है। मैं मानव यानी गज़ल में मानव की जो स्थिति है और वो विसंगतियाँ हैं उनसे परिपूर्ण ये शेर हैं। इससे कविता चिंतित, यानी इससे कवि चिंतित अवश्य हैं, इससे कवि चिंतित अवश्य हैं पर निराश नहीं। तमाम बातें कहते हुए, तमाम विषय परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उनके बरकरार दिखाई देती है। यानी गज़ल में हमें कौन सी? मानव की यानी समसामयिक जीवन में, समसामयिक, देखो समसामयिक यानी हाल की जो परिस्थितियाँ हैं, यानी उनके समय की बात कर रहे हैं। क्या उनका समय 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी 1933 से 1975 के जो समय है उसमें जो मानव की विसंगतियाँ हैं, उस मानव की विसंगतियाँ का चरित्र इन्होंने चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा है, यानी अलग अलग भाव, विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बाद भी उनमें जो उम्मीद की एक आशा, उम्मीद एक आशा की किरण है, उसे भी इन्होंने दिखाया हुआ। यानी एक ही पंक्ति में 2 तरह के भाव, उन्हें पहले क्या है कि अलग अलग भावों को इन्होंने चित्रण किया है। तो हम इन अलग अलग भाव को समझने का प्रयत्न करता है। याद रखने वाली बात है कि एक शेर में एक गज़ल, यानी एक शेर में उन्होंने 2 अलग अलग भाव हमें दिखाए हैं, तो उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। देखो, अब यहाँ 2 परिस्थितियाँ बननी चाहिए। बाढ़ की संभावनाएं, एक मिनट, ओके चलो। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। ओके, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं।
दो पंक्तियों की जो बाढ़ की संभावना है, એટલે बाढ़ कौन से, तो नदियों में आने यानी नदियों में पानी बढ़ जाने के, पानी का स्तर बढ़ जाने पे जो होता है उसे कहते हैं बाढ़। और ये बाढ़ की संभावना सामने यानी बाढ़ आने वाली है और नदियों के किनारे घर बने हुए हैं। यानी नदियों के किनारे बाढ़ कहाँ आएगी, तो जहाँ पानी यानी नदी का स्तर बढ़ने पर बाढ़ बन जाती है और बाढ़ के किनारे जो जो घर बने हुए उसे भी बहा ले जाती हैं। पहला शेर है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हुए। वो आगे कहते हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत करो, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। दो अलग अलग परिस्थितियों की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती, उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही घर बने हुए हैं। देखो, गज़ल है तो गज़ल में एक ही शेर में बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं। कौन सी, तो पहले समझते हैं। बाढ़ की संभावना है यानी नदियों की बाढ़ आने की संभावना है, पहली परिस्थितियाँ हैं। उससे बाढ़ आने से क्या होगा, तो बाढ़ आने से विनाश की संभावनाएं बनी रहती हैं, पर नदी किनारे लोग यानी नदियों के किनारे और आने के बाढ़ आने से जो नुकसान होगा, और साथ ही साथ में नदियों के किनारे घर बनाए हुए हैं, फिर भी लोग वहाँ अपने घरों में निश्चित होकर कहते हैं। अभी संभावना है नदी के किनारे घर, यानी इन्हें पता है कि हमारे घर नदी के किनारे हैं और पानी का स्तर बढ़ने पर बाढ़ आएंगे ही, और बाढ़ आने से हमारे घर का विनाश होना निश्चित है। यानी वे चाहते हैं यानी समझते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डर कर कोई अपना घर छोड़कर क्यों चला नहीं जाता। बाढ़ आने की संभावना यानी कुदरती यानी आपदा है, और सबको पता होता है कि हमारे घर नदी के किनारे हैं और बाढ़ आने पर हमारे घर टूट जाने या बह जाने हैं ही, फिर भी इनमें आशा की एक किरण है कि हमें फिर से घर बहेंगे तो हम फिर से खड़े कर लेंगे। अब दूसरे शेर में ये समझो, चीड़ वन में आंधियों की बात मत करो, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ वन, चीड़ एक प्रकार का वृक्ष, चीड़ वन यानी चीड़, देखो चीड़ वन यानी चीड़ों का, चीड़ यानी एक प्रकार के वृक्ष, यानी पूरा वन किस तरह का है, चीड़ से भरा हुआ है। चीड़ वन यानी चीड़ों से ही भरा, ये चीड़ नाम के वृक्ष का ही पूरे वन है, इसे चीड़ वन कहा है। मैं आंधियों की बात मत करो, इस चीड़ वनों में आंधियों की तुम बात मत करो, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। आगे यह कहते हैं, दरख्त यानी तना, दरख्त यानी तना यानी पेड़, दरख्तों के बहुत नाजुक तने यानी इन पेड़ों के जो तने हैं बहुत नाजुक हैं। कहते हैं कि चीड़ के वृक्ष के तने बहुत नाजुक होते हैं, इन तेज हवा के चलने पर ये टूट कर गिर जाते हैं का अंदेशा, इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की बात ही तने की नहीं की जानी चाहिए कि आंधियाँ चलने पर चीड़ के वृक्ष सारे धराशायी हो जाएंगे। देखो फिर से एक मिनट, चीड़ वनों में आंधियों की बात मत करो। ये चीड़ के वन है और चीड़ का जो पौधा है यानी वृक्ष है, वे आंधियों की बात यानी ये कमज़ोर है, इसलिए इनके सामने तुम आंधियों की बात मत करो। दरख्त यानी जो पेड़ है उसके तने हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए तुम इनसे ये बातें मत करो ताकि इनका मोरल यानी जो आंधियाँ चलने पर धराशाय ये उसे बताओ मत। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं। इनके जो उदाहरण उनके बाद ये समझाते हैं, ऊपर के उदाहरण द्वारा ये बाद में और समझाते हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने के उदाहरण दिया हुआ है। आईने यानी अरीशो આપણે કહીએ છીએ आईने के, यानी ये कहते हैं कि
आईना टूट जानी है, आईना हमारा होता है और गिर जाने पर टूट जाता है। टूट जाने पर आईने के जो कुर्चे पड़े हुए ये हमारे कुछ काम के नहीं होते हैं। इसी तरह ये टूटे हुए चेहरे नहीं, और ये आगे कहते हैं ये चेहरे भी टूटे। ऊपर के उदाहरण बाढ़, घर, बाढ़ और घर, चिड़वन और आंधी, इन दोनों के बावजूद ये इस तरह के, यानी मनुष्य चिड़वनों में चीड़ के वर्ग से उदाहरण दिया और फिर उन्होंने बाढ़ की संभावनाएं यानी बाढ़ और घरों के उदाहरण के द्वारा समझाया। और आगे कहते हैं कि आईना टूट जाता है फिर कुछ काम का नहीं रहता, फिर भी इनसे तरह का कुछ तरह से भेद यानी अलग है वो कौन? इंसान। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं, चेहरे किनके? तो इंसानों के होते हैं, और इंसान ऐसा टूटा हुआ नहीं है, उसमें टूट जाने के बाद भी जुड़ जाने की शक्ति है, ये समझाना चाहते हैं। कौन की किन उदाहरणों से समझा है? तो पहला हमारा बाढ़ और उनके घरों के द्वारा। बाढ़ आने से तो उनको पता है कि ये कुदरती आपदा है और आपदा में उनके घर बह जाने हैं, फिर भी वे नदियों के किनारे ही अपना घर बनाते हैं, इससे समझाया। फिर उन्हें चिड़वन की बात कही और इनके बारे में कि तुम इन चिड़वनों के बारे में आंधियों के बात मत करो, क्योंकि ये पेड़ नाजुक हैं, इनके तने नाजुक होते हैं, यानी आंधियाँ आने पर पेड़ चिड़वने के जो तने हैं वो गिर जाएंगे और आंधियाँ के कारण ये पेड़ गिर जाएंगे और उनके तने भी गिर जाएंगे। पर इंसान इनसे जो अलग है यह समझाना चाहते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। आगे और भी समझाते हैं कि कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन है। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कीचड़ में सने हैं यानी पाँव अभी हमारे, हम मुसीबत में हैं, यानी उनके पैर अभी कीचड़ में सने हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे देखेंगे आश्वासन अथवा उनके वैभव के दर्शन कर सकेंगे। देखो कालीन यहाँ वैभव का प्रतीक बनता है। कीचड़ में सना यानी अभी हम मुसीबत में हैं, यानी मनुष्य अभी मुसीबत में है। हम कालीन यानी कालीन कहाँ बिछी होती है? तो अमीर के घरों में बिछी, यानी सुख से संपन्न व्यक्ति हो उनके घरों में हमें यह सुख सुविधाएं का प्रतीक बना हुआ कालीन। तो ये आगे कहते हैं कि आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभाओं में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। आगे व्यंग्य करते हुए कहते हैं आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपका वैभव जो है सुखी संपन्नता को हम कभी दूसरी बार देख लेंगे, पर इस समय तो पाँव कीचड़ में, इस समय हम संघर्ष में हैं, यानी मनुष्य अभी संघर्ष कर रहा है। हम अभी संघर्ष के पड़ाव पे हैं, यानी प्रस्ताव पे हैं, शुरुआत में हैं। हमें इस संघर्ष में संघर्ष कर लेने दो। फिर आगे और कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, यानी इस दुनिया, यह सभा यानी इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तुम चाहे जिस तरह में बजाओ, यानी परिस्थितियाँ हमें चाहे जिस तरह बजाती हों, दुख दे रही हो दे, पर हम नहीं हैं आदमी और हमें झुनझुने, ये हमें आदमी नहीं समझते, तो ये झुनझुने की तरह हमें बजाए जा रहे हैं। और तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनबने। अब मनुष्य की बात, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, यानी तड़पती सी यानी जिसमें गज़ल में भावनाएं तड़प रही हों, आशा की एक किरण हो, ऐसी किरण मैं इंसानों को सुनाना चाहता हूँ। हम सफ़र यानी मेरे हम सफ़र, कवि के हम सफ़र कौन है? इंसान के हम सफ़र इंसान है। उसे अनमने, इनका मन अब इस परिस्थितियों में अनमना सा हो गया है, इसे तड़पती हुई गज़ल सुनाकर इनको जगाना जरूरी है। तो फिर से समझ लेते हैं पूरी गज़ल को। देखो गज़ल पूरी तरह समझ लेना और याद रखना भी इतना ही महत्वपूर्ण। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वनों में आंधियों की बात मत करो, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं।
इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। टूटे चेहरे हैं पर ये जुड़ जाए, यानी आशा उम्मीद से ये परे हो जाते हैं, फिर भी उनमें इंसान है, इंसान में भावनाएं फिर से जीवित हो जाती हैं और आशा की किरण फिर से फलीभूत हो जाती हैं। आईने की तरह नहीं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, यानी समाज में जो वैभव है उसे प्रकृति और समाज ये इनकी बाद में जो संपन्नता है बाद में देखेंगे, पर अभी हम संघर्षरत हैं तो इस संघर्ष में आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह चाहो बचाओ, यानी परिस्थितियाँ चाहे हमें जिस तरह मुड़े और हमें झुंझुना समझकर झुंझुने की तरफ बजाती रहती हैं, और इनको हमें अब निराश नहीं होने देना है और उनको गज़ल यानी तड़प सी आशा की किरणों से भरी गज़ल सुनानी है, जिससे कि ये हम सफ़र फिर से उनमें आशा की किरणें जाग जाएं। दरखत यानी पेड़, कालीन यानी बड़ा सा गलीचा, चीड़ पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़, और जिसे लीसा नामक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। लीसे से टर्पेंटाइन तेल बनता है। आईना यानी दर्पण, झुनझुना एक प्रकार का खिलौना, नाजुक, मुलायम, कोमल। तना ये पेड़ का जमीन के ऊपर का जो मोटा हिस्सा होता है उसे तना कहते हैं। तड़पती सी यानी बेचैन करने वाले, हम साथ में सफ़र करने वाले, सहयात्री यानी साथी। हम सफ़र के 3 पर्यायवाची शब्द सहयात्री, साथी। अनमना उसके 2 पर्यायवाची शब्द हमें मिलते हैं, उदास और शिथिल। कौन सी संभावनाएं सामने हैं? आंधी की, बाढ़ की, कीचड़ की, पानी की? आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। कवि ने कौन सी, तो प्रश्न का उत्तर होगा बाढ़ की। कौन सा? बाढ़ की। कवि ने किस वन का जिक्र किया? आप जरूर से कितने प्रश्न आपके सच और झूठे हैं? सच्चे पढ़ने वाले और झूठे कितने हैं, ये जरूर से कमेंट कीजिएगा। कवि ने किस वन को जिक्र किया? कवि ने किस वन का जिक्र किया है? ऑप्शन है सुंदरवन का, मधुवन का, तपोवन का, चीड़वन का। ठीक है, आंसर कीजिए। क ख ग घ। ओके, कौन सा आएगा? घ आंसर होगा। हम सफ़र क्या कर रहे हैं? ऊंधे हुए हैं, तड़प रहे हैं, गज़ल सुना रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। तो कौन सा जो आंसर होगा? आंसर होगा वो ऊँघे हुए हैं। और उनसे कौन सी? तो तड़कती भड़कती सी सुनाकर उन्हें जगाना है। चलो एक एक वाक्य के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। घर कहाँ बने हुए हैं? घर कहाँ बने हुए? तो घर नदियों के किनारे बने हुए। दरकत्ते के तने कैसे हैं? दरख्तों के तने कैसे नाजुक हैं। तने यानी पेड़ का ऊपरी भाग जो मोटा होता है, उस मोटाई में जहाँ से नई शाखाएं बनती है उसे हम दरख्ते के तने कहते हैं। कवि ने झुंझुना किसे कहा? कवि ने सभा में आए लोगों को झुंझुना कहा है। जिनकी अपनी बातें कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोपकर उसके मन चाह उपयोग किया जाता है, उसे बजाया जाता है। उसका शोषण, मान लो शोषण, इनके शोषण किया जाता है। यानी हमने जो पहले समझा था कि ये जो गज़ल है कौन सी? सामाजिक और समसामयिक परिस्थितियों का निचोड़ देती है। कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहता? कवि के पांव इस समय कीचड़ में, मुसीबत में, समसामयिक परिस्थिति से लड़ने में है और ये इसलिए कालीन नहीं देखना चाहते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? देखो, नदियों में अक्सर बाढ़ आती है। बाढ़ के नदी का रूप विकराल होता है। बाढ़ में नदी का रूप कैसा होता है? रौद्र रूप होता है। वे साथ में जब बाढ़ आती है तो साथ में घर, पेड़, फसल आदि जो नदियों के किनारे हैं उन सबको अपने चपेट में ले लेती हैं। इसलिए उन्हें चिंता व्यक्त की चपेट में आने के नष्ट हो जाने पर
इन्होंने नदियों के किनारे बने हुए घर के लिए चिंता की है। चीड़ वनों में आंधियों की बात करने से क्या होगा? चीड़ के पेड़ के तने बहुत नाजुक होते हैं और वे तेज हवाओं के झोंके में टूटकर गिर जाते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएंगी तो वन में चीड़ के वृक्ष सारे धराशायी हो जाएंगे। आदमी को झुंझुना कहने का तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात कहने का मौका न देना, उस पर अपने निर्णय थोपना और उसका अपने ढंग से उपयोग करना आदमी को झुंझुना बना देने जैसी बात है। 4-5 वाक्य के प्रश्न। कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहते हैं? इस गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्द में। देखिए, अभी इनके ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय भाव कौन सा है? यह बाढ़ की संभावना गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्द में लिखना है। केंद्र में वे परिस्थितियां और मनुष्य हैं। कौन सी? शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो देखिए, केंद्रीय भाव में गज़ल वह परिस्थितियां और इंसान हैं। समसामयिक परिस्थितियां, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां केंद्र में और केंद्र में मनुष्य है जो इसका भागी यानी भोग बन रहा है। इसे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो यह हमारी एक महत्वपूर्ण गज़ल है और दूसरी कविता भी हमें साथ में कर लेना। देखो, दरखत आईना शीशम में पहले समानार्थी शब्द समझाए 2 और पैरों में चिपकने वाले गीली मिट्टी, तो हम इसे कीचड़ कहते हैं। साथ में सफ़र, देखो साथ में सफ़र करने वाले साथी, सहचर या हम सफ़र शब्द समूह के लिए एक शब्द बन जाता है। फिर इसमें से कौन से शब्द? झुनझुना, झुनझुनी आवाज़ यानी झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना, एक प्रकार का खिलौना। ये बात कही। जो सख्त न हो, नाजुक। कहाँ गया? अनमना। हम सफ़र की बात हो गई, गज़ल भी बात हो गई, अनमने की बात। अनमना जिसका मन न हो, अनमना। नदी के पानी का बढ़ने वाला स्तर क्या होता? बाढ़। वह वृक्ष जिससे टर्पंटाइन तेल बनता है, तो चीड़ का वृक्ष। फिर आईना, आईने के 2 पर्यायवाची, आईना, शीशा। मुझे लगता है इनमें से महत्वपूर्ण मैंने शब्द समूह आपको बता दिए हैं। तो हम आगे की कविता को पढ़ लेते हैं। दूसरी कविता से चलो, कौन सी कविता है समझ लेते हैं। हरिशंकर परसाई। चलो, बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन। वीडियो लंबी हो सकती है तो बने रहिएगा। हालावादी कवि, ये हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन, ये हालावादी कवि है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। इनका समय खास याद रखना 1960 से मृत्यु सन 2003 में हुई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में वे विशेष अधिकार के पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया है। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चन जी प्रवर्तक किनके? तो वे हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय जीवन के राग विरागी, मस्ती और विरह के कवि हैं।
उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का, यानी विश्व के कुछ अमुक ग्रंथों का उन्हें प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया। उनके प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो मैं इसमें है मधुशाला, ये पूछा जा चुका प्रश्न है, इनका ये कृति पूछी जा चुकी है, ठीक है, मधुशाला। फिर आता है मधुबाला, मधुकलेश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें पढ़ने वाले हैं वे कहाँ से ली गई। तो प्रस्तुत कविता है जो सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से, जो बीत गई सो बात गई, कहाँ से ली गई है। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला बनता है कि जो बीत गई सो बात गई, इनके रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन है। और इनके ये तो जो बीत गई सो बात गई। दूसरा प्रश्न, इन कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो प्रस्तुत कविता यानी सतरंगिणी से यह कविता का अंश लिया गया है। इस कविता में कवि हमें क्या बताते हैं। तो बीत गई सो बात गई, उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को इन्होंने महत्व दिया। यानी जो बात बीत गई है ना, जो समय बीत गया है, उस पर हमें शोक नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसे समझ लेते हैं कुछ विस्तार से। जो बीत गई सो बात गई, सो यानी जो, वह, सो बात गई, जो बीत गई यानी जो बात थी वो बीत गई, सो वह बात गई। अब जो बात बीत गई यानी अतीत बन गया, उसे भविष्य में या वर्तमान में टटोलना नहीं चाहिए। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। आगे समझाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। फिर से समझाता हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता, जो बीत गई सो बात गई। इस पंक्ति में पहले उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि जीवन में एक सितारा था, जो बीत गई सो बात गई, वो एक हमेशा किस लिए समाप्त हो गया। माना कि जीवन को वो कोई ऐसा था जो तारों की भांति चमक रहा था। सितारा यानी तारा। वाना जीवन में एक सितारा था, कि मानो वो हमारे जीवन में एक सितारे की तरह है। माना वो बहुत प्यार था, मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं ये तारे के भांति वो हमारे जीवन में अहमियत रखता था और वो महत्वपूर्ण था, वो हमें बहुत प्यारा भी था। वह डूब गया तो डूब गया, यानी डूब जाने का अर्थ। अंबर यानी आसमान, डूब गया यानी अस्त होना, दिखाई न देना। ओके, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अंबर, आसमान, आनंद यानी मुख, आसमान के मुख। आसमान से ही समझाते हैं सितारे कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं। और वे कहते हैं माना वो बहुत प्यारा था, यानी जीवन में सितारा यानी तुम्हारे जीवन रूपी आसमान है, उसमें भी ये बहुत प्यारा था। मान लेते हैं वो सितारा था, बहुत प्यारा भी था। डूब गया तो डूब गया, यानी वे जीवन में अभी नहीं है, हमारे जीवन में अभी नहीं। और उसे समझाते हैं अंबर यानी आसमान के उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि अंबर के आनंद को देखो, तुम आसमान के आनंद यानी मुख को देखो, उसमें भी कितने सितारे टूटे। आसमान में जब सितारे होते हैं वे सारे सितारे टूट गए, कितने उसके प्यारे छूटे, यानी अंबर यानी आसमान में भी उसके इतने प्यारे छूट गए। वो सारे सितारे थे जो उससे बहुत प्यारे थे, फिर वे टूट गए, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो सितारे आसमान से एक बार टूट कर गिर गए, फिर से वहाँ नहीं जाके मिले हैं। पर बोलो टूटो तारों पर, और तुम्हें कहो, तुम्हें बताओ कि बोलो टूटे तारों पर कब अंबर ने शोक मनाता है। तो अंबर कब
शोक मनाता है। यानी टूट गए हुए तारे, यानी जो हमारे जीवन में नहीं है, भले वो प्यारा हो पर हमारे जीवन में अब नहीं है, अस्त हो चुका है, यानी नहीं है, तो उसका हमें शोक करना नहीं चाहिए। उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझा, यानी आसमान के उदाहरण के द्वारा हमें समझा। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। आगे ये समझाते हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में एक था वह कुसुम। अगर कुसुम की बात कहते हैं फूल, थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी मानो कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्यारा कुसुम, कुसुम यानी फूल की तरह या तुम्हें प्यारा लगता था। नित्य निछावर, तुम उस पर हमेशा निछावर जान देते, तुम उसकी प्रसन्नता में हमें अपनी प्रसन्नता लगती हो। वो सूख गया, अब तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया, सूख जाने दो, वो सूख गया तो सूख जाने दो। मधुवन की छाती को देखो, आगे उदाहरण के द्वारा समझाते। अब मधुवन का उदाहरण देते हुए समझाते, यानी बगीचे को समझाते। मधुवन यानी बगीचा, बगीचे के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि मधुवन को देखो तुम, सूखी कितनी इसकी कलियां, इस मधुवन में असंख्य वल्लरियां हैं, यानी कलियां हैं, इस कलियां भी सूख गई, मुरझाए कितनी वल्लरियां, इसकी जो वल्लरियां हैं, मधुवन में बहुत सारी वल्लरियां हैं, बहुत सारी कलियां हैं, कलियां सूख गई, इसमें वल्लरियां बेल भी सूख गई, मुरझा गई, तो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और वे वल्लरियां मुरझाने के बाद अभी तक खिली नहीं हैं, मुरझाई ताज़ी नहीं हो और वल्लरियां भी खिली नहीं है, तो बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। यानी जो सूख गई और वल्लरियां और कलियां जो सूख गई हैं, मधुवन ने बगीचे ने कब शोर मचाया है कि मेरी कलियां और वल्लरियां सूख गई, मुरझा गई हैं। जो बीत गई, यानी जो मुरझा गया, सूख गया, उसे सूख जाने दो, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उसे याद करना व्यर्थ है। अब तीसरी बात, यानी तीसरा उदाहरण, जीवन में मधु का प्याला था, तुम तन मन दे डाला था, तुमने तन मन उसे दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गीली मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिराए पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। देखो और समझाते हैं, जीवन में मधु का प्याला। अब जीवन में तीसरे उदाहरण दिया है मधु के प्याले, यानी शराब पीने का प्याला। तुमने तन मन दे डाला था, अपना तन मन उसे दे डाला, यानी तन मन सब उसे, अपना जीवन ही उसे समर्पित कर डाला था, अर्थात तुम्हारा जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वो मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो, वह टूट गया तो टूट जाने दो। मदिरालय का आंगन देखो, और उस मदिरालय यानी मधु का प्याला था, यानी मधु का तुम्हारी रस पानी तुम्हारे जीवन का सभी सार था, उसे तूने अपने जीवन का सार ही मान लिया था। अब तन मन दे डाला, वो टूट गया तो टूट गया। उदाहरण के द्वारा समझाते, मदिरालय का आंगन को देखो, यानी मधुशाला के आंगन को तुम देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं। इस मदिरालय में जो मदिरा पीने के लिए प्याला है, वह प्याले कितनी बार हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, गीली मिट्टी में मिल जाते हैं, और वह गीली मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर आगे समझाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, यानी जो प्याला और मधुशाला यानी मदिरा भरने का जो मिट्टी का घड़ा है, वे गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, प्याले टूट जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, फिर भी वह गिरते हैं कब उठते हैं, देखा है कभी नहीं। तब पर बोलो टूटे प्यालों पर कब, और टूटे हुए प्याले और मिट्टी के घड़े पर कब मदिरालय ने पछतावे की बात कही है। वो जो बीत गई सो बात गई, यानी जो टूटा हुआ प्याला है, गीला टूट गया तो टूट गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं,
लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याला टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। देखो आगे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, यानी कोमल मिट्टी, मिट्टी जो कोमल है उससे ये मधु घट यानी मदिरा भरने का जो मिट्टी का घड़ा है, ये फूटा ही करते हैं हर बार, यानी रोज नित्य, रोज ही यहाँ मदिरालयों में जो मिट्टी के घट हैं ये फूटा करते हैं। लघु जीवन लेकर आए, एक छोटा सा जीवन लेकर आते हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, यानी मधुशाला में मधु भरने के लिए यानी शराब भरने के लिए जो मिट्टी के घड़े हैं और उनमें पिए जाने वाला प्याला है, ये रोज नित्य टूटा करते हैं, फिर भी मदिरालय में यानी मदिरालय इन टूटे हुए प्याले और टूटे हुए घड़ों पर कभी शोक व्यक्त नहीं करता। मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं, और इसमें मादकता ही भरी रहती है, वे मधु लूटा ही करते हैं, फिर भी मादकता यानी जो इंसान पीने वाला है वो इसे ही पिया करते हैं, मादकता के मारे रहते हैं, मधु लूटा ही करते हैं। इसमें जो शराब है वे सब पीते रहते हैं और वे शराब ही उनको मादकता यानी मादकता बनाए रखती हैं और इसे मधु का लूटा ही करते हैं और पीने वाले पिया करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्याले पर है, जिसकी ममता उस प्याले में है जो टूट जाते हैं उसमें है, तो वो कच्चा पीने वाला यानी बराबर यानी पूरा शराबी नहीं है, क्योंकि उसे ममता यानी उसे मादकता के एहसास में जीना है, ना कि उस घड़े और उस प्याले पर शोक व्यक्त करना है। जो सच्चे मधु से जला हुआ है कब रोता चिल्लाता है, जो बीत गया सो बात गई, यानी सच्चा पीने वाला वह है, सच्चा जीवन में वह है जो रोता नहीं चिल्लाता नहीं, जो बीत गई सो बात गई, और जो बीत गया उस पर रोता नहीं और चिल्लाता नहीं और उसमें अपनी मद्य मस्त में यानी मधुशाला में जीता रहता है, उसे इसे सच्चा कहा है। चलो महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेते हैं। मदिरालय यानी शराब खाना, बेहद यानी अत्यंत अत्यधिक और बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं हो, बेहिसाब, ठीक है, जिसका कोई हिसाब नहीं है वो बेहिसाब। अंबर यानी दो पर्यायवाची शब्द, अंबर के दो पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं, आकाश आसमान। आनन यानी मुख, ठीक है, हमने पहले का निछावर होना, किसी के लिए निछावर, खुद को मिटा देना, किसी को बहुत अधिक चाहना। बल्लरियाँ यानी लताएँ, मधु यानी अमृत, मदिरा शराब। यहाँ तीन पर्यायवाची शब्द मिलते हैं हमें, मधु के तीन पर्यायवाची शब्द अमृत, मदिरा और शराब। मृदु यानी कोमल, उसके भी दो शरे या कमज़ोर। मधुघट शराब से भरा पात्र, मधुघट यानी शराब से भरा पात्र। लघु यानी थोड़ा। मादकता यानी मतवालापन, मस्ती। कच्चा यानी अनाड़ी। चलो अब तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर चुनकर पंक्ति को पूर्ण करना है। जीवन में एक सितारा था, तो क वह डूब गया तो डूब गया। ग माना वो बहुत प्यारा था। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छोटे। चलो प्रश्न के उत्तर तुम्हें देना है, कमेंट में देखो, चलो कमेंट कीजिएगा। जीवन में एक सितारा था, कौन सा? वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके प्यारे छोटे, ये लास्ट में आएंगे। तो माना वह बहुत प्यारा था। राइट आंसर कौन सा होगा? माना वह बहुत प्यारा था। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, कितने प्याले हिल जाते हैं, जो गिरते हैं कभी उठते हैं, कब मदिरालय पछताता है। जीवन में मधु का प्याला था, कौन सा आएगा? जीवन में मधु का प्याला था, यानी मधु का एक प्याला था। समझो, जीवन में मधु का एक प्याला था, उस प्याले पे ही शराबी जीवन बिताती, उसे ही अपना जीव दे डाला था। तो कौन सा आएगा? उसने अपना तन मन उसे दे डाला था। राइट आंसर होगा तन मन दे। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं डॉट, वह टूट गया तो टूट गया, प्यार लुटा ही करते हैं, कब रोता है चिल्लाता है, वह कच्चा पीने वाला है।
लघु जीवन लेकर आए यानी छोटा जीवन लेकर आए, तो क्या होना चाहिए? टूट गया तो टूट गया, या प्यारे पहले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन है तो यह प्याले टूटा ही करते हैं। कौन सा आएगा? राइट आंसर होगा तुम्हारा प्याले टूटा ही करते हैं। एक एक वाक्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? तो शोक नहीं मनाता। कलियां वल्लरिया किसका हिस्सा है? कल्लरियाँ और वल्लरियाँ किसका है? तो मधुवन का हिस्सा है। मधुघट किसका प्रतीक है? मधुघट एक जीवन का प्रतीक है। कैसा? जीवन का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं दो वाक्य। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? कवि अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति को तुलना आकाश से करते हैं। वे इसे समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारे यानी सितारों में एक सी गति है। सितारों में क्या? एक सी गति है। जिस प्रकार सितारे टूटकर आसमान से गिरकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी हमें जीवन में मनुष्य का बड़ी जब अंत होता है तो वो लौट कर नहीं आता है। हमारा प्रिय व्यक्ति भी हमें यानी टूट जाता है, यानी मर जाता है, मिट जाता है, तो वो मनुष्य वापस लौट कर नहीं आता। मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुवन यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह मुरझाई कली के लिए कभी भी विलाप नहीं करता। कवि सच्चे मधु से जला हुआ का प्रयोग किसके लिए करता है? कवि के अनुसार मधु घटों और मधु प्यालों से कच्चे पीने वाले की ममता होती, जबकि सच्चे पीने वाले की आसक्ति मधु यानी मधुरा में होती, उसके जीवन में होती। कभी मधु से जला हुआ शब्द प्रयोग सच्चे पीने वाले के लिए अर्थ में करते हैं। 5-6 वाक्य यानी पंक्ति में लिखिए प्रश्न के उत्तर। तो कवि कुसुम के प्रतीक के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कुसुम यानी फूल, बगीचे का उदाहरण दिया यानी मधुवन का। मधुघट और मनुष्य के जीवन में क्या समानता पाई जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों ही प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, व्याकरण की बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें व्याकरण कौन से हैं? देखिए, मादकता व्याकरण समझते। मादकता में ता प्रत्यय लगा है। मादकता में ता प्रत्यय लगा है यानी प्रत्यय हुआ। फिर समझ लेते हैं मदिरालय। मादकता और एक मिनट, पछताता, कुसुम। ठीक है, एक है मादकता जिसमें हमें ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, एक ही प्रत्यय लगाओ मादकता में, ता प्रत्यय। फिर होता है, चलो, विरुद्धार्थी, अंबर, आकाश, शोक, पर्यायवाची शब्द हमने कर लिए हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, और ज़रूर से प्रश्नों का उत्तर कमेंट में लिखना नहीं भूलना है। चलो, और वीडियो का हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे तब हम पूरा कंटेंट, मैं इसीलिए ये MCQ लेकर आऊँगा जब वीडियो में हाइप ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे, तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।